चलिए, ये जो समझाए थे ना हम आपको, उसका सब का परिभाषा आपको यहाँ पर हम लिख दिए हैं। आप आराम से रोक रोक के वीडियो उतार लीजिएगा। प्रकाश, फिर से समझाइए, चल जाएंगे। प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन जो है यहाँ पर जरा सा गलती से लिखा गया है, परावर्तन ऐसे होगा। समझ गए? समझ गए आप? जब प्रकाश किसी अपारदर्शी, अपारदर्शी में जिससे प्रकाश पार नहीं हो, वस्तु पर आपतित होती है तो उसे परावर्तन के बाद, टकराने के बाद जिस दिशा में लौटती है उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देख रहे हैं, ये आपतित हो गया, ये परावर्तित हो गया, जहां से टकरा कर लौटा, इसी को की कहेंगे? प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। बात समझ गए? आगे देखिए, जो मतलब अपारदर्शी मतलब प्रकाश जिस दर्पण से पार नहीं करती है, उसका क्या कारण है? पारा और सिंदूर के मिश्रण को अमलगम कहते हैं। जब अमलगम का परत पारदर्शी कांच पर चढ़ाया जाता है उसे रंजित या कलई कहते हैं। जब उसको रंगते हैं उसको क्या कहते हैं? रंजित या कलई कहते हैं। नंबर 2, आपतित किरण। आपतित सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित किरण सतह से लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण। परावर्तक सतह, वह सतह जो प्रकाश का परावर्तन करता है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। आपतन बिंदु, जिस सतह के जिस बिंदु पर किरण आपतित होती है उसे यहां पर लिख देना है, यहां कौन है? आपतन बिंदु होगा, यहां पर आपतन बिंदु होगा। ठीक। अभिलंब, आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। जो सब हम आपको वीडियो में समझा दिए थे, इसे आई से सूचित किया जाता है। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। और आपतन, नंबर 2, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंपॉर्टेंट है, ये बराबर पूछता है, ये है ना। इसको अर्थात करके लिख सकते हैं आप, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर। प्रकाश का परावर्तन 2 तरह से होता है। एक नियमित होता है, जब प्रकाश का परावर्तन, ये जो बता रहे हैं, ये जल्दी आपको नहीं मिलेगा कहीं, जल्दी मिलेगा नहीं कहीं। नियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार होती है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं। 2 में अनियमित परावर्तन, जब प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार नहीं होती है उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे यहां पर देख रहे हैं, ये जो है नियमित है, ये जो अनियमित है। ये क्या है? नियमित। ये समतल दर्पण पर होना चाहिए, ये समतल है नहीं है, इसलिए ये क्या है? अनियमित है। आगे प्रकाशीय माध्यम, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश गमन करती है, गमन मतलब जाती है, उसे प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। प्रकाशीय माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। समदेशिक माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल नहीं बदलती है उसे समादेशिक माध्यम कहते हैं। जैसे हवा, जल, कांच, इसमें प्रकाश की चाल बदलती नहीं है। विषमदेशिक माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल हमेशा बदलते रहती है उसे विषमदेशिक माध्यम कहते हैं। जैसे क्रिस्टल, दूरमेलियन, कण के आधार पर
माध्यम दो प्रकार के होते हैं, समांगी माध्यम और विषमांगी माध्यम। वैसा माध्यम जिसमें माध्यम का कण आपस में सटे होते हैं, इसका परिभाषा हम आगे भी बता दिए थे। समान रूप से मिले होते हैं उसे समांगी माध्यम कहते हैं, जैसे नमक और जल का मिश्रण, चीनी और जल का मिश्रण। विषमांगी माध्यम वैसा माध्यम जो कण आपस में समान रूप से नहीं मिले होते हैं उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं, जैसे जल और बालू का मिश्रण, नमक और चीनी का मिश्रण। छाया मतलब छाया समझते हैं ना, गांव देहात में छाया को क्या कहते हैं? भूत। छाया है ना, क्या कहते हैं? छाया को भूत। मगर नहीं, जैसे जब प्रकाश रौद में आप प्रकाश में खड़ा होते हैं तो एक ओर जो अंधेरा पड़ता है वो काला दिखाई देता है, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? छाया। पकड़ने भूत वाला नहीं छाया कि छाया में हम आगे लिए। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु पर, अपारदर्शी मतलब पार नहीं कर पाती होती है, तो अंधेरे वाले भाग को छाया कहते हैं। एक नेत्र का दृष्टि विस्तार 150, दो नेत्र का 180 डिग्री बता दिए हैं। दर्पण वैसा पदार्थ जो प्रकाश का परावर्तन नियम के अनुसार करते हैं, अर्थात कोण I बराबर कोण R, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, आपके किताब में 2 ही प्रकार का दिया है बाबू। दर्पण 3 प्रकार, 10 में 2 ही। समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल माने क्या होता है? बराबर। समतल माने बराबर, उसे समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन 2 नियम से होता है। समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन जो है 2 नियम से होता है। नंबर 1, जब समतल दर्पण रजित या कलई होती है तो प्रकाश का परावर्तक नीचे से होता है। प्रकाश का परावर्तक नीचे से होता है। अगला दूसरा नंबर क्या है? जब समतल दर्पण का लेप जो है उस पर चढ़ाया चांदी का लेप होता है, उसका प्रकाश का परावर्तन ऊपरी सतह से होता है, वो ऊपरी सतह से होता है। गोलीय दर्पण नंबर 2, गोलीय दर्पण बोले दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण वैसा दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यह 2 प्रकार के होती है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धसा हो, जिससे जहां पर प्रकाश टकराती है वो धसा हो, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो, उभरा माने उठा, ऐसे इसको इस टाइप से भी याद रखिए, ऊ से उठा और ऊ से उत्तल है ना। तो उत्तल कौन चीज? उठा। उठा माने उभरा। बात समझ गया है? उत्तल के मतलब उठा माने उभरा। जिस दर्पण की परावर्तक सतह उठा होती है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब 3 में होता है परवलयीय दर्पण। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोल नहीं होता है उसे परवलयीय दर्पण कहते हैं। आगे समतल दर्पण का गुण। जिस नंबर 1, दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु होती है, समतल दर्पण के बता रहे हैं, जितना ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, जिस ना दर्पण के सामने जितना दूरी पर वस्तु होती है उतना दूरी पर दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। अगर दर्पण से हम 10 सेंटीमीटर दूर पर कोई वस्तु रखे हैं तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर पीछे बनेगा। नंबर 2, समतल दर्पण में वस्तु और प्रतिबिंब की ऊंचाई समान होती है। समतल माने बराबर, बराबर माने तो सोचने वाली बात है। समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे, जब पीछे बनेगा तो काल्पनिक बनेगा, काल्पनिक रहेगा तो सीधा बनेगा, सीधा तो काल्पनिक, उल्टा तो वास्तविक, सीधा तो काल्पनिक, उल्टा तो वास्तविक। समतल दर्पण का उपयोग चेहरा देखने में, उल्टे अक्षर को पढ़ने में, देख रहे हैं उल्टे अक्षर को पढ़ने में, ये भी पूछता है कंपटीशन में भी पूछते रहता है। परिदृश्यक के रूप में भी, परिदृश्यक के रूप में जिस वस्तु को अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं उसे समतल दर्पण द्वारा देखा जाता है, उसे परिदृश्यक कहते हैं। एग्जाम्पल, एक कांच का या प्लास्टिक नली पाइप जो है समतल दर्पण 45 डिग्री कोण पर झुका दें। यहाँ 45 डिग्री कोण है, यहाँ 45 डिग्री कोण है, इसी पर झुका हुआ है ना। हम एक वीडियो में शायद 60 बता दिए थे गलती से, याद रखिएगा कितना है 45 डिग्री। तो 45 डिग्री कोण पर झुका है और यहाँ से हम देख रहे हैं ये कोण 45 डिग्री पर है, यहाँ
से वस्तु हमको मालूम पड़ जाएगा। तो परिदृश्य के रूप में ऐसे समतल दर्पण का उपयोग आपके किताब में दुइये को दिल रहेगा। नंबर 4, बहुमूर्ति दर्शी के रूप में। इसमें 3 समतल दर्पण 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं। 3 देख रहे हैं, 3 समतल दर्पण 60 डिग्री कोण पर है। 1 2 3 है ना, 60 डिग्री कोण पर झुके हैं। अगला गोलीय दर्पण, वैसा दर्पण जो कांच के खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। खोखले गोले का भाग होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अवतल या अभिसारी। अवतल या अभिसारी। वैसा दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी सतह बाहर रंजित किया हो उसे तथा परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल या अभिसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल या अपसारी, वैसा गोलीय दर्पण जिसका आंतरिक सतह रंजित किया नहीं रंगा हो, परावर्तक सतह जिसे प्रकाश टकरा कर जाती है वो उभरा हो, उठा हो, उसे उत्तल कहेंगे। जैसे यहां देख लीजिए, ये अवतल हो गया, एक बाहर रंगा है, अब परावर्तक सतह धसा है। ठीक, इधर से कर देते हैं, ये उत्तल हो गया। इस बाहरी सतह रंगल है, अब परावर्तक सतह धसा है। नहीं सॉरी, हाँ, इसका अंदर से रंगल रहेगा। अब बाहरी सतह उठा हुआ है ना, इधर उठा हुआ, समझ रहे हैं ना। यह चित्र में भी बता दिए हैं, यह चित्र में बताए हैं। चलिए आगे देखिए, चित्र में बता दिए हैं। ये काम नहीं कर रहा है, चलिए देखिए, ये हो, इसका बाहरी सतह क्या है, रंगा हुआ है, और जिससे जहाँ से प्रकाश आएगी या जाएगी ये परावर्तिक सतह धसा है, तो ये उत्तल हो गया। अब यही इधर रंगल रहेगा, अंदर रंगल रहे, अब बाहर आएगी या जाएगी, ये हो गया उत्तल। समझ रहे हैं। ये पी जो ध्रुव को इंडिकेट करते हैं, एफ फोकस को, सी वक्रता केंद्र को, एफ जो है फोकस दूरी, बात समझ रहे हैं ना, आर वक्रता त्रिज्या, आप एक्स और पी मुख्य फोकस। अभी सबकी परिभाषा देखिए। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र जिस दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे गोलीय का वक्रता केंद्र कहते हैं, उसे गोलीय का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित कहते हैं। जैसे देख लीजिए, ये वक्रता केंद्र हो गया। कहाँ से दो भाग होगा, यहाँ से होगा, जहाँ से बराबर दो भाग होगा तो इसी को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। ध्रुव, दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, इसे पी द्वारा सूचित किया जाता है। प्रधान अक्ष, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। एक बार समझा देते हैं फिर से, देखिए, ये ध्रुव हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया। ध्रुव हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया। देख लिए। अब इसका परिभाषा भी है। ध्रुव दर्पण के ज्यामितीय मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु दर्पण है ना, ये दर्पण है, और जहां पर से ये हो गया, ये क्या हो गया, ध्रुव हो गया। क्या हो गया, ध्रुव। मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, प्रधान अक्ष। तो ध्रुव है ना, ध्रुव और वक्रता केंद्र, ये इसी था वक्रता केंद्र। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस,
प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें, जैसे एकदम जरा सा टाइम लग रहा है, हम अगर समझाते जा रहे हैं, देखिए देखिए प्रधान अक्ष, ये ध्रुव हो गया, आई वक्रता केंद्र हो गया, ई फोकस हो गया। ठीक, अब प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें आ रही है किरण, प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें परावर्तन के बाद जहां से जा रही है, लौट रही है, टकराने के बाद जहां से लौट रही है, उसी को की कहेंगे, उसको कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर अपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर से गुजरती है उसे, या गुजरती हुई मालूम पड़ती है, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। फोकस दूरी, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को देखिए, ध्रुव आई फोकस, ध्रुव और फोकस के, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आई वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसको आर से इंडिकेट करते हैं। बात समझ गए? इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। अगला, आगे द्वारक, ये काम बहुत देता है। दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहते हैं। जितना चौड़ा दर्पण है उसको की कहेंगे? द्वारक कहते हैं। अगला, गौण या द्वितीय अक्ष, वक्रता केंद्र और ध्रुव को छोड़कर दर्पण के किसी भी बिंदु से मिलने वाली रेखा को गौण अक्ष कहते हैं। गौण अक्ष कहते हैं। क्या क्या बोले? वक्रता केंद्र और ध्रुव को छोड़कर किसी भी बिंदु से मिलने वाली रेखा को गौण अक्ष कहते हैं। अगला, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब मतलब फोटो, जहां पर प्रतिबिंब का मतलब फोटो। वस्तु से मिलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर कटती या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वस्तु के मिलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तविक रूप से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यह हमेशा दर्पण के सामने और उल्टा बनता है। बोले उल्टा तो वास्तविक, वास्तविक तो सामने। हमारे पीछे कोई खड़ा रहेगा तो उसको हम वास्तविक कहेंगे। क्या खड़ा हमको पता है? नहीं है। इसे पर्दा पर प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काल्पनिक रूप से कटती है या कटती हुई मालूम पड़ती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यह दर्पण जब काल्पनिक है तो हमारा पीछे, जैसे कोई आंख मूंद लेता है ना, तो कोई दूसरा लड़का बोलता है कि पहचानो के मुना, तो पीछे से तो हमको पहचानते हैं, अंदाजा मारते हैं। यह हमेशा दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। इसे पर्दा पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर के रूप में। इसको सब्जेक्टिव मतलब बड़ा क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? जब सूर्य की प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तन के बाद एक बिंदु पर जमा होती है। जब एक बिंदु पर सब प्रकाश जमा होता है तो वहां पर ऊष्मा ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा। ऊष्मा वितरण के कारण उस बिंदु पर ताप बढ़ जाता है। इस ताप पर रसोई बनता है, इसलिए दर्पण का उपयोग करते हैं। नंबर 2, डॉक्टर के द्वारा नाक, कान, गाल आदि देखने में। नंबर 3, मोटर कार के हेडलाइट या सर्च लाइट में। नंबर 4, समुद्री नमक प्राप्त करने में। नंबर 5, परावर्तक दूरबीन के रूप में। नंबर 6, हजामती दर्पण के रूप में। ये भी पूछता है हजामती दर्पण में अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं? हजामती दर्पण जो करता है, हजामती मतलब जो ठाकुर जी और व्यक्ति को जो है, व्यक्ति के चेहरा को ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में रखता है। मुख्य फोकस के बीच में
बनाता है। तो चेहरा का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बड़ा और स्पष्ट, जब साफ, स्पष्ट का मतलब साफ बनेगा तो उसको हजामती करने में सुविधा होगा, उसके जिसके फलस्वरूप हजामती को हजामत करने में सुविधा होती है, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण के विस्तृत क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? है दर्पण से उत्तल दर्पण में विस्तृत क्षेत्र का प्रतिबिंब दर्पण के बहुत छोटे भाग पर सीधा काल्पनिक वस्तु से छोटा स्पष्ट बनता है, इसलिए इसे उत्तल दर्पण का विस्तृत क्षेत्र कहते हैं। जैसे चित्र बता दिए हैं यहाँ, ये पूछता नहीं है ये सब, मगर लिख दिए हैं, बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? चलिए अगला देखिए, अवतल, हाँ, उत्तल दर्पण का उपयोग गलियों में प्रकाश फैलाने के रूप में, अक्षरों को छोटा करने में, किसी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब प्राप्त करने में, साइड मिरर के रूप में। साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं? साइड मिरर के रूप में इसलिए करते हैं क्योंकि देखो ये गाड़ी है और यहाँ पर लगल रहता है साइड मिरर, ये पूरा रोड है, रहता है ना रोड, तो ये पूरा विस्तृत क्षेत्र को छोटा करके, क्योंकि जितना मतलब कि पूरा रोड है उतना बड़ा तो दर्पण नहीं रहेगा। दर्पण बड़ा, अगर बड़ा दर्पण रहेगा तो गाड़ी ने मारेगा, कड़ाक से उड़ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो ये पूरा विस्तृत क्षेत्र को छोटा रूप में स्पष्ट रूप से जनाना, स्पष्ट रूप से दिखाई देना, इसलिए इसको साइड मिरर के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण क्यों कहते हैं? उत्तल दर्पण के द्वारा पीछे की वस्तु को छोटा, सीधा और स्पष्ट देखा जाता है, इसलिए उत्तल दर्पण को पश्च दर्पण कहते हैं। चलिए आगे, अगला क्या है? दर्पण का पहचान। दर्पण का पहचान दो तरह से होता है, एक छू के होगा, एक बिना छू के, मतलब बिना स्पर्श करके, एक स्पर्श करके। बिना स्पर्श करके बता रहे हैं। समतल, अवतल, उत्तल दर्पण के सामने बारी बारी से कोई वस्तु को हम लाते हैं और दूर हटाते हैं। नंबर 1, यदि वस्तु और प्रतिबिंब का आकार समान हो, दोनों जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण। यदि वस्तु का आकार बड़ा हो तो अवतल दर्पण, वस्तु का आकार छोटा हो तो उत्तल दर्पण। अब छू के, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर समतल बराबर हो, छूने के बाद बराबर लगे तो समतल दर्पण, उठा हो, उभरा हो, उठा हो तो उत्तल, और धसा हो तो अवतल। समझ में आ गया? परिभाषा जो है रोक के आप वीडियो लिख लीजिएगा, ये सबसे 1 से 2 परिभाषा पूछता है एग्जाम में। आज का क्लास यहीं समाप्त हुआ।